लाला जी ने मुझे अपनी वैन ठीक करने को कहा, लेकिन मैंने उसे सीधा ट्रांसफॉर्मर रोबोट बना दिया। पड़ोस की कमला आंटी ने अपनी तिपहिया गाड़ी में नई बैटरी लगाने को कहा, तो मैंने उल्टा उसमें न्यूक्लियर पावर डिवाइस लगा दिया, जिससे पूरी गली के बाइक चलाने वाले लड़के रोने लग गए। वजह बस इतनी थी कि मेरे पास एक अजेय मॉडिफिकेशन सिस्टम था। जो भी गाड़ी मेरे हाथ से गुजरती, वो बिना किसी अपवाद के दुनिया की सबसे जबरदस्त गाड़ी बन जाती। मैं तो चुपचाप अपना काम करके आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैंने पड़ोस के शर्मा अंकल की दुर्घटनाग्रस्त बाइक ठीक की और उसने जाकर 100 टन वजन वाली चीज को उड़ा दिया। एक ही रात में मेरी दुकान के बाहर लंबी लाइन लग गई। यहां तक कि कृषि अनुसंधान संस्थान वाले भी मेरे पास आ गए और पूछने लगे कि क्या मैं उनके खास विमान को भी ठीक कर सकता हूं। उस समय मैं दुकान में मशीन से छेड़छाड़ कर रहा था कि तभी बगल वाले शर्मा अंकल अपनी मोटरसाइकिल घसीटते हुए अंदर आए। रोहित, जरा इस गाड़ी को देख ले बेटा, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, अब ये ठीक हो सकती है क्या? मैंने उनकी बाइक पर नजर डाली और मेरे होंठ फड़क गए। पूरी बाइक में एक भी हिस्सा सही हालत में नहीं था। हालत ऐसी थी कि हॉर्न छोड़कर बाकी सब कुछ आवाज कर रहा था। शर्मा अंकल ने मेरी शक्ल देखकर हंसते हुए कहा, बेटा, इस समय हाथ थोड़ा तंग है, किसी तरह ठीक कर दे, बस काम चल जाए। तू जानता ही है, तेरा भैया राहुल अभी कॉलेज की तैयारी कर रहा है, घर में पैसों की बहुत जरूरत है, बस इतना कर दे कि सुरक्षित सड़क पर चल सके। उनकी बात सुनकर मैं मन ही मन परेशान हो गया। राहुल भैया तो 5 साल से दोबारा परीक्षा दे रहे थे और अभी तक एक ढंग का कॉलेज भी नहीं निकाल पाए थे। लेकिन शर्मा अंकल की उम्मीद भरी आंखें देखकर मैंने चुपचाप सांस भरी, बाइक को ध्यान से देखा और कहा, ठीक है अंकल, मैं देखता हूं। मेरे यहां कहते ही शर्मा अंकल ऐसे जल्दी से निकल गए जैसे डर हो कि मैं कहीं अपना फैसला ना बदल दूं। मैंने बेबस होकर सिर हिलाया, सिस्टम खोला और सामने खड़ी बाइक को लॉक कर लिया। स्क्रीन पर 95% डैमेज देखकर फिर से झटका लगा, लेकिन शर्मा अंकल की बात याद करके मैंने मॉडिफिकेशन टारगेट में सेफ्टी परफॉर्मेंस बढ़ाव डाला और मॉडिफिकेशन फीस 500 रुपए सेट कर दी। कुछ ही देर में सिस्टम ने प्लान तैयार कर दिया और मैं बिना देर किए औजार उठाकर काम में जुट गया। 7 घंटे बाद जब मैंने सामने खड़ी बिल्कुल नई जैसी दिखने वाली बाइक को देखा तो दिल गर्व से भर गया। पूरी बॉडी खास मटेरियल से बनाई गई थी, जिसकी मजबूती चरम पर पहुंच चुकी थी। सबसे खास बात, इसमें मालिक के लिए एक सेफ्टी शील्ड सिस्टम लगाया गया था, जो सुरक्षा को पूरी तरह मैक्सिमम कर देता था। अगले दिन सुबह मैंने दुकान खोली ही थी कि शर्मा अंकल आ पहुंचे। मैंने बाहर खड़ी बाइक की तरफ इशारा करके कहा, अंकल, ये रही आपकी बाइक, कैसी लगी? शर्मा अंकल ने एक नजर डाली और वहीं के वहीं जड़ हो गए। कभी दाएं देखते, कभी बाएं, कभी ऊपर तो कभी नीचे। आखिर में उन्होंने चाबी निकालकर स्टार्ट किया। तब जाकर यकीन हुआ कि यह सच में उनकी ही बाइक है। रोहित, तेरे हाथों में तो जादू है, मेरी मान। तेरे पापा को यह दुकान बहुत पहले तुझे सौंप देनी चाहिए थी। मैं बस हंस दिया और बात टालते हुए उंगलियों से 8 का इशारा किया। अंकल, 800 रुपये ज्यादा तो नहीं है ना? शर्मा अंकल ने बाइक को देखा, फिर बिना किसी बहस के पैसे निकाल दिए और बाइक लेकर घर चले गए। उसी शाम उनका बेटा राहुल स्कूल से लौटा। आंगन में खड़ी चमचमाती बाइक देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, बूढ़े ने नई बाइक खरीद ली। वह घर के अंदर गया, चाबी ढूंढकर निकाली, बाइक स्टार्ट की और साथ ही मोबाइल पर लाइव स्ट्रीम भी शुरू कर दी। दोस्तों, आज मेरे पापा ने मेरे लिए नई बाइक ली है, चलो तुम सबको इसकी सैर कराता हूं। यह कहकर वह लाइव चालू रखते हुए सड़क पर निकल पड़ा। रास्ते में जो भी लोग उसकी लाइव स्ट्रीम पर आए, सब बाइक के शानदार लुक्स देखकर पूछने लगे कि ये कौन सा मॉडल है। राहुल लाइव में बढ़ती हुई ऑडियंस देखकर अंदर ही अंदर फूला नहीं समा रहा था। कुछ देर बाद उसने कैमरे की तरफ देखकर कहा, दोस्तों, अब मैं शहर के बाहर सुनसान रोड पर जा रहा हूं, वहां इसकी स्पीड दिखाऊंगा। इतना कहकर वह शहर के किनारे पहुंच गया और बाइक चलाते हुए लगातार अपने दर्शकों से बात करता रहा। तभी अचानक स्क्रीन पर एक के बाद एक चेतावनी वाले मैसेज आने लगे। भाई सावधान, आगे ट्रक है, जल्दी ब्रेक मारो। राहुल ने घबराकर सिर उठाया। सामने एक बड़ा ट्रक गलत दिशा से उसकी तरफ आ रहा था और दोनों के बीच मुश्किल से कुछ मीटर का फासला बचा था। डर के मारे उसका दिमाग सुन्न हो गया। वह ब्रेक दबाना चाहता था, लेकिन घबराहट में उसका पैर एक्सीलरेटर पर पड़ गया। लाइव देख रहे लोगों की सांसें अटक गईं। कई लोगों ने तो आंखें तक बंद कर लीं। आखिर सामने 100 टन वजन वाला ट्रक था। आम कार भी उससे टकरा जाए तो उसका बुरा हाल हो जाए, फिर बाइक की क्या औकात थी। सबको लग रहा था कि अब एक भयानक हादसा होने वाला है। लेकिन अगले ही पल ऐसा नजारा सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। कैमरे के एंगल से साफ दिखाई दिया कि ट्रक का बायां बम्पर चकनाचूर हो गया। पूरा ट्रक बुरी तरह डगमगा गया और आखिर में सीधे पलट गया। ट्रक में भरी पूरी रेत सड़क पर बिखर गई। अच्छी बात यह रही कि ड्राइवर फुर्ती दिखाकर समय रहते बाहर निकल आया। दूसरी तरफ राहुल की बाइक को देखो तो बस हल्का सा झटका लगा था। लाइव स्ट्रीम में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। हे भगवान, ये क्या हुआ? 100 टन का ट्रक एक बाइक से पलट गया। अरे पहले ये बताओ कि राहुल कहां है? इतनी स्पीड पर तो अब तक उड़ गया होगा। कुछ लोग तो श्रद्धांजलि वाले मैसेज तक भेजने लगे। तभी राहुल को होश आया। टक्कर के वक्त उसे लगा था कि अब उसकी कहानी खत्म है, लेकिन उसी समय बाइक के मीटर के पास से कार के एयरबैग जैसा एक सिस्टम बाहर निकला था। उसने न सिर्फ टक्कर का झटका खत्म कर दिया, बल्कि राहुल को सीट पर मजबूती से पकड़ भी लिया था। राहुल ने गहरी सांस ली, सीना थपथपाया और मोबाइल की स्क्रीन देखी। कमेंट सेक्शन में लोग उसे श्रद्धांजलि दे रहे थे। उसके चेहरे पर काली लकीरें पड़ गईं। उसने तुरंत कैमरा अपनी तरफ घुमाया और बोला, दोस्तों, मैं मरा नहीं हूं, अभी भी जिंदा हूं। राहुल को अचानक सामने देखकर सभी लोग चौंक गए।
भाई कहीं भूत तो नहीं? अभी तो मैंने तुझे रॉकेट गिफ्ट भेजा था, मेरे पास मत आना। भाई अगर जाने का टाइम आ गया हो तो अपनी आखिरी इच्छा बता दे। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी राहुल को खरोंच तक नहीं आई। राहुल ने सामने ट्रक ड्राइवर को बम्पर चेक करते देखा और फिर समझाने लगा, दोस्तों सच में जिंदा हूं, साइंस पर भरोसा रखो। काफी देर समझाने के बाद लोगों ने उसकी बात मान तो ली, लेकिन नया सवाल खड़ा हो गया। ठीक है, तू बच गया, लेकिन ट्रक पलट कैसे गया? और तुझे कुछ हुआ क्यों नहीं? राहुल खुद भी उलझन में था। सिर खुजलाते हुए बोला, शायद ये बाइक ही बहुत जबरदस्त है, इसके अलावा मेरे पास कोई जवाब नहीं है। इतना कहकर उसने बाइक की तरफ देखा और फिर पूरी तरह दंग रह गया। बाइक का अगला हिस्सा बिल्कुल सही सलामत था, यहां तक कि हेडलाइट पर भी एक खरोंच नहीं थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने तुरंत कैमरा बाइक की तरफ घुमाकर पूरी गाड़ी दिखाई। लाइव देखने वाले लोग भी सन्न रह गए। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ट्रक से टक्कर के बाद भी एक डेंट तक नहीं। भाई कहीं ये सब प्रमोशन तो नहीं? चलो लिंक डालो, मैं अभी खरीदता हूं। राहुल अभी कुछ और समझाने ही वाला था कि तभी दूर से गालियां देता हुआ ट्रक ड्राइवर वहां पहुंच गया। चलाना आता भी है या नहीं? देख मेरी गाड़ी का क्या हाल कर दिया, आज तुझे पैसे देने ही पड़ेंगे। राहुल का गुस्सा तुरंत भड़क गया। गलती सामने वाले की थी, क्योंकि वही गलत दिशा में आ रहा था और ऊपर से वही पैसे मांग रहा था। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। सड़क से गुजरने वाले लोग भी तमाशा देखने के लिए रुक गए। आखिर बाइक का ट्रक को पलट देना कोई रोज की बात तो थी नहीं। जब मामला बढ़ने लगा तो कुछ लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। थोड़ी देर बाद ट्रैफिक पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। पुलिस पहुंचते ही ट्रक ड्राइवर दौड़कर उनके पास गया और पहले ही शिकायत शुरू कर दी। साहब, इस लड़के ने तेज रफ्तार में बाइक चलाकर मेरी गाड़ी में टक्कर मार दी। देखिए, मेरा बम्पर तक तोड़ दिया। मैं तो ट्रक चलाकर किसी तरह घर चलाता हूं, आप ही इंसाफ कीजिए। बोलते वक्त उसने ऐसा चेहरा बना लिया जैसे वही सबसे बड़ा पीड़ित हो। असल में टक्कर के ठीक पहले वह ट्रक को सही लेन में ले आया था और उस सड़क पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। उसे लगा कि अगर दोष राहुल पर डाल दे तो कुछ नुकसान की भरपाई हो जाएगी। लेकिन ट्रैफिक इंस्पेक्टर विजय सिंह उसकी बात सुनकर ही उलझ गए। बाइक ट्रक को पलट दे, ये बात खुद में ही अजीब थी। उधर राहुल को लगा कि शायद पुलिस वाले ट्रक ड्राइवर की बात मान रहे हैं। उसने तुरंत मोबाइल उठाकर कहा, साहब गलती मेरी नहीं है, मेरे पास सबूत है। इतना कहकर उसने लाइव बंद किया और रिकॉर्डिंग का रिप्ले खोल दिया। विजय सिंह ने वीडियो देखा और खुद हैरान रह गए। सचमुच बाइक ने ट्रक को पलट दिया था। उन्होंने कई बार बाइक के चक्कर लगाए और हैरत से उसे देखते रहे। फिर ट्रक ड्राइवर की तरफ मुड़कर बोले, सोचा कैमरा नहीं है तो कुछ भी बोल दोगे? सड़क पर पड़े टायरों के निशान भी दिख रहे हैं, क्या तुम्हें लगता है हम सब अंधे हैं? ट्रक ड्राइवर चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रह गया। यह देखकर राहुल खुश होकर बोला, साहब तो अब मैं जा सकता हूं ना? अगर देर हो गई तो पापा बहुत मारेंगे। विजय सिंह ने मोबाइल वापस करते हुए कहा, गलती तुम्हारी नहीं थी, लेकिन बाइक चलाते हुए मोबाइल पर लाइव करना खतरनाक ड्राइविंग है। अपनी जान के साथ मजाक मत करो। इस बार किस्मत अच्छी थी, अगली बार ऐसा मत करना, 200 रुपए का चालान कटेगा। राहुल ने बेबस होकर सिर झुका लिया। सारी कार्रवाई पूरी करके जब वह घर पहुंचा तब रात हो चुकी थी और जैसा उसने सोचा था उसे अच्छी खासी डांट और मार पड़ी। इसी दौरान इंटरनेट पर बाइक ने 100 टन के ट्रक को पलटा नाम की खबर तेजी से वायरल हो गई, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस पर यकीन नहीं हुआ। कोई कह रहा था कि वीडियो एडिट किया गया है, कोई कह रहा था कि ट्रक वैसे ही पलटने वाला था और बाइक बस उसी समय टकरा गई। कुछ लोग तो बचपन की बढ़ा चढ़ाकर कहानियां सुनाने लगे कि उन्होंने भी कभी साइकिल से ट्रक रोक दिया था या ट्रक को गिरा दिया था। धीरे धीरे पूरी चर्चा मजाक में बदल गई और ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक वायरल चुटकुला मानने लगे। लेकिन समुद्र के बीच बने एक निजी द्वीप पर बैठा एक अमीर लड़का इस खबर को बहुत ध्यान से देख रहा था। सुनहरे कपड़े और सोने जैसे चमकते जूते पहने उस युवक की आंखें चमक उठीं। उसने अपने मैनेजर से कहा, पता लगाओ ये बाइक कहां से मॉडिफाई हुई है, मुझे अभी चाहिए। दूसरी तरफ मुझे इंटरनेट पर चल रही इन बातों का बिल्कुल पता नहीं था। मैं अपनी खाली पड़ी दुकान में बैठा ऊब रहा था। सोचा था कि लाला जी के बाहर रहने के दौरान कुछ अच्छी कमाई कर लूंगा, लेकिन 2 दिन में सिर्फ शर्मा अंकल वाला एक ही काम मिला था। मैं सोच ही रहा था कि अचानक दुकान के बाहर एक चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। उसमें से सुनहरे कपड़ों में एक लड़का उतरा। उसने दुकान में कदम रखा और चारों तरफ ऐसे देखने लगा जैसे यहां आने का उसे अफसोस हो। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, तुम रोहित हो ना? मेरा नाम कुबेर है, तुम मुझे कुबेर साहब कह सकते हो। सुना है राहुल की बाइक तुमने मॉडिफाई की थी, मेरे पास भी एक बाइक है, उसे बदलवाना है। मैंने ग्राहक देखकर तुरंत मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। कुबेर साहब आप बस बताइए क्या चाहिए, मैं हर तरह की गाड़ी मॉडिफाई कर सकता हूँ। कुबेर साहब ने संतुष्ट होकर हल्की मुस्कान दी और बाहर की तरफ इशारा किया। तुरंत 2 बॉडीगार्ड एक बाइक धकेलते हुए अंदर लेकर आए। बाइक देखते ही मेरी आंखें चमक उठीं। ये एक रेसिंग ग्रेड सुपर बाइक थी। साफ लग रहा था कि वो बाइक ठीक करवाने नहीं, अपनी दौलत दिखाने आए थे। मेरी हैरानी देखकर कुबेर साहब मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए एडवांस देता हूं। मेरी सिर्फ एक ही शर्त है, स्पीड जितनी बढ़ा सको उतनी बढ़ाओ। अगर रिजल्ट पसंद आया तो ऊपर से और पैसे भी दूंगा। यह कहकर उन्होंने मैनेजर को कार्ड देने का इशारा किया और बड़े स्टाइल में चश्मा लगाकर बाहर निकल गए। मैं काफी देर तक वहीं खड़ा रह गया। 1 लाख रुपए एडवांस, क्या अमीर लोग ऐसे ही पैसे उड़ाते हैं? तभी उनके मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, रोहित जी, मैंने साहब को इतने खुश बहुत कम देखा है, बस बाइक ऐसी बनाइए कि वो निराश ना हो।
मैंने जल्दी से भुगतान लिया और उनके जाने के बाद बार बार बैलेंस चेक करने लगा। इतने पैसे देखकर दिल मचल उठा। लगा कि सिर्फ कमाने से क्या फायदा, थोड़ा खुद पर भी खर्च करना चाहिए। मैं सीधा सेकंड हैंड कार मार्केट गया और 10,000 रुपये में एक पुरानी कार खरीद लाया। दुकान लौटकर मैंने सिस्टम से अपनी कार को लॉक किया। स्क्रीन पर 83% डैमेज दिखा। उत्साह में मैंने मॉडिफिकेशन टारगेट में ट्रांसफॉर्मर रोबोट लिख दिया, लेकिन सिस्टम ने लाल चेतावनी दिखाते हुए कहा कि मौजूदा लेवल पर यह संभव नहीं है और पहले सिस्टम को लेवल 4 तक अपग्रेड करना होगा। मैंने निराश होकर टारगेट बदलकर जल, थल और हवा में चलने वाली कार कर दिया। इस बार सिस्टम ने मंजूरी दे दी। फीस के तौर पर मैंने 95,000 रुपये डाल दिए। आखिर ये मेरी पहली अपनी गाड़ी थी। कुबेर साहब के दिए एडवांस में से 10,000 कार पर खर्च हो चुके थे और 95,000 मॉडिफिकेशन में चले गए। बाकी पैसे उनकी बाइक को स्पीड मॉन्स्टर बनाने के लिए काफी थे। जल्द ही सिस्टम ने दोनों गाड़ियों के लिए प्लान तैयार कर दिया। मेरी कार का काम काफी बड़ा था, इसलिए मैंने पहले कुबेर साहब की बाइक पर काम शुरू किया। सिस्टम ने दिखाया कि बाइक लगभग नई थी, सिर्फ 0.1% डैमेज। मैंने टारगेट डाला, जितनी ज्यादा स्पीड हो सके। काफी सोचने के बाद मॉडिफिकेशन फीस 3,000 रुपये तय की। आखिर कुछ मुनाफा भी तो कमाना था। प्लान आते ही मैं औजार लेकर काम में जुट गया और शाम होने से पहले बाइक तैयार कर दी। मैंने तुरंत कुबेर साहब को फोन किया। कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी दुकान के बाहर आकर रुकी। अंदर आते ही उनकी नजर उस सुनहरी चमकती बाइक पर पड़ी और उनकी आंखें खुशी से भर गईं। पूरी बाइक सोने जैसी चमक रही थी और उसका डिजाइन किसी भविष्य की मशीन जैसा लग रहा था। सबसे खास बात, इसमें आम बाइक की तरह 2 पहिए नहीं थे, बल्कि एक विशाल बिना स्पोक वाला पहिया पूरी बाइक को संभाल रहा था। उसका लुक इतना दमदार था कि किसी भी इंसान का सपना लग रहा था। काफी देर देखने के बाद कुबेर साहब मेरी तरफ मुड़े और बोले, भाई कमाल कर दिया, बताओ कितने पैसे हुए? मैंने झिझकते हुए कहा, 2 लाख रुपए। सच कहूं तो मुझे खुद भरोसा नहीं था, क्योंकि खर्च तो सिर्फ 3,000 ही हुए थे। लेकिन कुबेर साहब ने बिना एक पल गंवाए कहा, ठीक है, कार्ड स्वाइप करो। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मैंने शायद कम पैसे मांगे हैं। फिर भी मैंने उन्हें याद दिलाया, साहब एक बार बाइक चलाकर देख तो लीजिए। उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। फिर वही स्टाइलिश मुस्कान दी, चश्मा लगाया और चले गए। बाइक अपने निजी द्वीप पर पहुंचते ही उन्होंने उसे टेस्ट ट्रैक पर उतार दिया। स्पीड तेजी से बढ़ने लगी। 232, 283, 320, फिर 374, 455, 520 और लगातार ऊपर जाती रही। कुबेर साहब की सांसें तेज हो गईं। ऐसा रोमांच उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन स्पीड बढ़ती ही गई। 620, 758, 881, 1,200। अब उन्हें डर लगने लगा। दोनों तरफ का नजारा धुंधला होकर मुड़ता सा दिख रहा था, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। बाइक नहीं, मानो जमीन से कुछ इंच ऊपर उड़ने वाला भविष्य का विमान हो। उनके लोग दूर खड़े देखते रहे, लेकिन कुछ ही सेकंड में बाइक इतनी तेज हो गई कि उनकी नजरों से गायब हो गई। उधर मैं अपनी कार पर काम में जुटा हुआ था। मैंने सोचा कि इसे सड़क पर भी चलाना है, इसलिए सिस्टम द्वारा सुझाया गया चमकदार बाहरी डिजाइन हटा दिया और सिर्फ अंदरूनी बदलाव किए। लगभग पूरा दिन और रात लगाकर आखिरकार कार तैयार हो गई। बाहर से वो पहले जैसी साधारण दिखती थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह बदल चुकी थी। अब सवाल था उसका नाम क्या रखा जाए। काफी सोचने के बाद मैंने उसकी काली बॉडी देखकर फैसला किया, इसका नाम छोटू होगा। मुझे नाम एकदम सही लगा। मैं ड्राइवर सीट पर बैठा, फिंगरप्रिंट स्कैन किया और स्क्रीन पर पासवर्ड डाला। तुरंत एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी, पहचान सत्यापित, मालिक मोड सक्रिय। मालिक मोड में कार की सारी खास सुविधाएं खुल जाती थीं, जबकि बाकी लोगों के लिए वो एक साधारण फैमिली कार रहती। मैं कार लेकर एक सुनसान समुद्र तट पर पहुंचा और पानी में चलने वाला फीचर टेस्ट करने लगा। कार बिना किसी परेशानी के समुद्र की सतह पर चलने लगी, फिर गहरे पानी में उतर गई। खिड़की के बाहर फैला समुद्री संसार देखकर मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। तभी कार के अंदर चेतावनी बज उठी, ऑक्सीजन स्तर कम है, कृपया सतह पर लौटें। मॉडिफिकेशन पूरा होने के बाद अभी मैं ऑक्सीजन सिस्टम नहीं लगा पाया था, इसलिए मजबूर होकर वापस ऊपर आ गया। अब बारी थी उड़ान की। मैंने कहा, छोटू फ्लाइट मोड ऑन। मेरी आवाज सुनते ही कार के दोनों तरफ पंख निकल आए और पीछे से नीली आग जैसी रोशनी निकलने लगी। अगले ही पल जोरदार आवाज के साथ कार जमीन से ऊपर उठ गई। मैं खिड़की के बाहर फैले समुद्र को देखते हुए रोमांच से भर गया और आसमान में आजादी से उड़ने लगा। उसी समय एक सैन्य बेस में रडार अलार्म जोर जोर से बजने लगा। पूरा बेस तनाव में आ गया। मेजर वर्मा और कर्नल चौहान रडार स्क्रीन को घूरते हुए बोले, फौरन रक्षा अनुसंधान केंद्र और बाकी रिसर्च संस्थानों से संपर्क करो। पूछो क्या उन्होंने बिना सूचना दिए कोई नया उपकरण टेस्ट के लिए उड़ाया है। एक जवान ने सभी जगह संपर्क करने के बाद गंभीर चेहरे से जवाब दिया, सर पुष्टि हो गई है, किसी भी संस्थान में कोई टेस्ट फ्लाइट नहीं चल रही। यह सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। तो क्या दुश्मन देश का कोई ड्रोन हमारे इलाके की जासूसी कर रहा है? एक जवान ने पूछा। सर क्या इसे गिरा दें? कर्नल चौहान ने समुद्र के ऊपर मंडरा रही उस अज्ञात उड़न वस्तु को कुछ पल देखा और आदेश दिया, अभी नहीं, पहले जांच के लिए ड्रोन भेजो, पता करो आखिर ये चीज है क्या। साथ ही मिसाइल सिस्टम तैयार रखो, अगर ये शहर की तरफ बढ़ने लगे तो तुरंत मार गिराया जाएगा। दूसरी तरफ मैं समय देखकर धीरे धीरे नीचे उतर आया और समुद्र की सतह पर पहुंचकर एक बटन दबाया। छोटू फिर से काली कार के रूप में बदल गई और मैं उसे सड़क पर लेकर निकल पड़ा।
जब तक सेना का ड्रोन वहां पहुंचा, आसमान पूरी तरह खाली था। रडार अलर्ट भी बंद हो चुका था। दूर सिर्फ एक काली कार सड़क पर घूमती नजर आई। करीब 1 घंटे बाद मैं दुकान वापस पहुंचा। छोटू के प्रदर्शन से मैं काफी खुश था, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। उसका ईंधन खर्च बहुत ज्यादा था। मौजूदा पेट्रोल की कीमतों में उसे चलाना मुश्किल था। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। अगर मैं इसमें एक छोटा न्यूक्लियर पावर यूनिट लगा दूं तो ईंधन की चिंता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन सिस्टम ने फिर से साफ मना कर दिया। लेवल अभी भी कम था। मैं निराश होकर सोच ही रहा था कि कब सिस्टम का लेवल बढ़ेगा, तभी दुकान में एक युवक दाखिल हुआ। मैंने ऊपर देखा तो वह मेरा चचेरा भाई अजय था। अरे भैया, आप यहाँ? अजय ने मुस्कुराकर एक शादी का कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया। रोहित, मेरी और प्रिया की शादी होने वाली है। प्रिया का नाम सुनते ही मेरा चेहरा अजीब हो गया। मैंने कहा, वही प्रिया जो हमेशा कहती थी कि वो आपको सिर्फ दोस्त मानती है, अब शादी के लिए कैसे मान गई? मेरी बात सुनकर अजय तुरंत गंभीर हो गया। रोहित, मैं उसके बारे में कुछ गलत नहीं सुनूंगा। वो मुझसे प्यार करती है, नहीं तो किसी और को क्यों घुमाती? मैंने मजबूरी में सिर हिलाया। दूसरे की जिंदगी थी, ज्यादा कुछ कहना बेकार था। अजय ने एक लंबी सांस ली और बोला, असल में मैं तुमसे मदद मांगने आया हूं। प्रिया ने शादी के लिए हाँ तो कर दी है, लेकिन उसकी शर्त है कि शादी की गाड़ी लैम्बोर्गिनी होनी चाहिए। मैंने बहुत जगह कोशिश की, लेकिन कहीं नहीं मिली। तुम्हारे घर का तो सालों से गैराज है, सोचा शायद तुम्हारे पास कोई जुगाड़ हो। रोहित, मेरी मदद कर दो। उसकी बात सुनकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया। भैया, हमारे घर की हालत आप जानते हैं, हम लैम्बोर्गिनी कहां से लाएंगे? ये मांग थोड़ी ज्यादा नहीं है? लेकिन अजय ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है। उसे लैम्बोर्गिनी बहुत पसंद है। उसने मुझसे खरीदने को भी नहीं कहा, सिर्फ शादी में एक दिन के लिए मांगी है। गलती मेरी है कि मैं उसका सपना पूरा नहीं कर पा रहा। रोहित, भाई समझकर मदद कर दे। उसे इतनी बेबसी में देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने कहा, भैया मेरे पास ऐसी कोई पहचान नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी कार छोड़ जाइए। मैं उसे लैम्बोर्गिनी जैसा बनाने की कोशिश करता हूं। अजय ने कुछ देर सोचा। 2 दिन भागदौड़ करने के बाद भी उसे कोई रास्ता नहीं मिला था, इसलिए आखिर उसने हामी भर दी। ठीक है रोहित, मेरी खुशियां अब तेरे भरोसे हैं। यह कहकर वह अपनी पुरानी कार गैराज में छोड़ गया और अपने बाकी कामों में लग गया। मैं कार को देखता रहा और मन ही मन बोला, क्या मुसीबत है। प्यार में इंसान क्या क्या नहीं करता, लेकिन सिर्फ बाहरी डिजाइन बदलने से न तो मजा आता और न ही सिस्टम का लेवल बढ़ता। इसलिए मैंने तय किया कि कार को पूरी तरह अपग्रेड करूंगा। देखते ही देखते शादी का दिन आ गया। बाहर ढोल नगाड़ों और सजावट का माहौल था, लेकिन अजय बार बार फोन देखकर परेशान हो रहा था। रोहित अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? उसके माता पिता भी चिढ़ गए। अब बस भी करो, चलो लड़की वालों के घर। क्या शादी सिर्फ कार की वजह से टूट जाएगी? आखिर सब लोग बारात लेकर निकल पड़े। सबसे आगे एक मर्सिडीज चल रही थी, जो पूरे काफिले की सबसे महंगी कार थी। उधर प्रिया खिड़की से बाहर देख रही थी। जैसे ही उसने बारात की गाड़ियों को देखा, उसका चेहरा उतर गया। अजय के ऊपर आने का इंतजार किए बिना वह गुस्से में नीचे भागी और आते ही चिल्लाने लगी, अजय, तुमने मुझसे क्या वादा किया था? लैम्बोर्गिनी कहां है? क्या तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं? अजय ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर समझाने की कोशिश की। प्रिया, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं भी लैम्बोर्गिनी नहीं मिली। गाड़ी कैसी है इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारा प्यार ज्यादा जरूरी है। लेकिन प्रिया और भड़क गई। तुम इतनी सी बात भी नहीं कर सके, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। मैं ये शादी नहीं करूंगी। इतना कहकर वह वापस ऊपर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। आसपास खड़े रिश्तेदारों का गुस्सा फूट पड़ा। अजय, इसे इतना सिर पर मत चढ़ाओ। ये शादी कर रही है या गाड़ी से प्यार कर रही है? ये तो साफ साफ पैसों के पीछे भाग रही है। लेकिन अजय ने सबको रोक दिया। बस कीजिए, प्रिया बहुत अच्छी लड़की है, गलती मेरी है, मैंने उसे निराश किया है। सब लोग सिर पकड़कर रह गए। तभी दूर से एक गहरी इंजन की आवाज सुनाई दी। एक शानदार लैम्बोर्गिनी जैसी स्पोर्ट्स कार धीरे धीरे आती हुई सबके सामने आकर रुकी। वहां मौजूद हर शख्स की नजर उसी पर टिक गई। मैं जल्दी से कार से उतरा और अजय के पास पहुंचा। भैया माफ करना, थोड़ी देर हो गई। अजय की आंखें खुशी से भर गईं। देर नहीं हुई, तू बिल्कुल सही समय पर आया है। फिर उसने ऊपर की तरफ देखकर जोर से आवाज लगाई, प्रिया जल्दी नीचे आओ। ऊपर कमरे में बैठी प्रिया ने जैसे ही आवाज सुनी, उसने खिड़की से नीचे झांका और सामने वही शानदार लैम्बोर्गिनी देख ली जिसका वह सपना देखती थी। वह तुरंत सीढ़ियां उतरकर नीचे आई और दरवाजा खोलते हुए बोली, अजय, तुम जानते हो मैं गाड़ी के लिए जिद नहीं कर रही थी। मुझे बस ये यकीन चाहिए था कि तुम मेरी परवाह करते हो। अब तुम्हारी मेहनत देखकर मैं खुश हूं। यह सुनकर अजय की आंखें भर आईं। मैं एक तरफ खड़ा सब देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि सच में अजय भैया का मुकाबला करना आसान नहीं था। शादी निपटाकर मैं सीधे अपनी दुकान वापस आ गया। सबसे बड़ी खुशी यह थी कि अजय की कार को मॉडिफाई करने के बाद सिस्टम का लेवल 4 हो चुका था। अब आखिरकार मैं मिनी न्यूक्लियर पावर यूनिट बना सकता था। अगले कई दिनों तक मैं पूरी तरह उसी काम में जुटा रहा। सिस्टम की योजना के हिसाब से एक एक पार्ट तैयार किया और पूरे 1 हफ्ते की मेहनत के बाद आखिरकार वह चीज बनकर तैयार हो गई। मेरी हथेली से थोड़ा ही बड़ी एक छोटी सी डिब्बी थी, लेकिन उसके अंदर छिपी ताकत की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उसे देखकर मैं बेहद उत्साहित था। अगर ये काम कर गई तो फिर बिजली के बिल की भी चिंता नहीं रहेगी। मैं उसे लेकर छोटू में लगाने ही वाला था कि तभी पड़ोस की कमला आंटी हांफती हुई दुकान में घुस आईं। रोहित बेटा, जल्दी मेरी स्कूटी की बैटरी बदल दे। पिछली बार तुम्हारी दुकान बंद थी तो सामने वाली दुकान से बदलवाई थी। पता नहीं कैसी बैटरी लगाई, 2-4 किलोमीटर चलते ही जवाब दे देती है। जल्दी कर, मुझे पोते को लेने जाना है।
उनकी बात सुनकर मैं परेशानी में पड़ गया क्योंकि दुकान में कोई नई बैटरी बची नहीं थी। तभी मेरी नजर हाथ में पकड़े उस छोटे डिब्बे पर पड़ी और मेरे दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आ गया। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है आंटी, अभी बदल देता हूं। ऐसी बैटरी लगाऊंगा कि पूरी जिंदगी याद रखेंगी। इतना कहकर मैंने नई बनी मिनी न्यूक्लियर पावर यूनिट उनकी स्कूटी में फिट कर दी। फिर मैंने कहा, आंटी, आजकल बैटरी चोरी भी बहुत हो रही है, इसलिए मैंने एक खास लॉक भी लगा दिया है। अब कोई इसे चुरा नहीं पाएगा। आखिर ये कोई साधारण बैटरी नहीं थी। अगर कोई चोर इसे उठा ले जाता तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती थी। कमला आंटी खुश होकर पैसे देकर निकल गईं। रास्ते में उन्होंने देखा कि स्कूटी की बैटरी इंडिकेटर की सुई लगभग हिल ही नहीं रही थी। उन्हें लगा कि नई बैटरी बहुत अच्छी निकली है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब उनकी स्कूटी की बैटरी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक पूरी स्कूटी कबाड़ न बन जाए। थोड़ी देर बाद वे अपने पोते चिंटू को लेकर लौट रही थीं। रास्ते में रोज की तरह सब्जी लेने एक दुकान पर रुक गईं। चिंटू को स्कूटी पर बैठाकर वे अंदर चली गईं, लेकिन जब बाहर आईं तो उनके होश उड़ गए। एक आदमी चिंटू को उठाकर पास खड़ी कार की पिछली सीट में डाल रहा था। कमला आंटी चीख पड़ी, मेरे पोते को छोड़ो! लेकिन तब तक कार स्टार्ट हो चुकी थी। उन्होंने बिना एक पल गंवाए स्कूटी घुमाई और उसके पीछे दौड़ पड़ी। कार के अंदर पीछे बैठा आदमी चिंटू को पकड़े हुए ड्राइवर से बोला, जल्दी कर, इससे पीछा छुड़ाना होगा। दोनों बच्चों का अपहरण करने वाले अपराधी थे। वे कई दिनों से कमला आंटी पर नजर रखे हुए थे। उन्हें लगा था कि आज भी सब पहले जैसा होगा, लेकिन आज आंटी जल्दी बाहर आ गईं। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में देखा और हंसते हुए कहा, चिंता मत कर, एक स्कूटी हमारा क्या बिगाड़ लेगी। इतना कहकर उसने एक्सीलरेटर और दबा दिया। कार तेजी से आगे निकल गई, लेकिन कमला आंटी ने भी स्कूटी की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ ही देर में उन्हें एहसास हुआ कि उनकी स्कूटी एक के बाद एक कारों को पीछे छोड़ रही है। कार में बैठे दोनों अपराधी घबरा गए। ड्राइवर चिल्लाया, यह कैसे हो सकता है? मैं 100 की स्पीड पर हूं, फिर भी ये पीछे लगी हुई है। पीछे बैठा आदमी बोला, घबराओ मत, स्कूटी है, थोड़ी देर में बैटरी खत्म हो जाएगी। लेकिन कई किलोमीटर निकल जाने के बाद भी स्कूटी का जोश कम नहीं हुआ। दूसरी तरफ कमला आंटी को भी अजीब लग रहा था, लेकिन उन्हें अब सिर्फ अपने पोते की चिंता थी। पीछा करते करते वे शहर के बाहर जंगल वाले इलाके तक पहुंच गईं। अब कार में बैठे दोनों आदमी बुरी तरह डर चुके थे। तभी ड्राइवर ने मीटर पर नजर डाली और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बुरा फंस गए, पेट्रोल खत्म होने वाला है। दोनों को यकीन नहीं हो रहा था। उनकी आधी टंकी खाली हो चुकी थी और पीछे स्कूटी अभी भी दौड़ रही थी। आखिर उन्होंने कार सड़क किनारे रोक दी। दोनों नीचे उतरे और गुस्से में बोले, इतना पीछा करने की क्या जरूरत थी? अगर अभी चली जाओ तो शायद तुम्हें छोड़ दें। ये कहते हुए उन्होंने चाकू भी निकाल लिया, लेकिन कमला आंटी जरा भी नहीं डरी। उन्होंने स्कूटी खड़ी की, बाजू ऊपर चढ़ाई और सीधा उनकी तरफ बढ़ गईं। एक अपराधी चाकू लेकर झपटा, लेकिन आंटी ने फुर्ती से उसका हाथ मोड़कर चाकू छीन लिया और उसे कंधे के ऊपर से उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। वह वहीं बेहोश हो गया। दूसरा आदमी यह देखकर सन्न रह गया। उसने भागने की सोची, लेकिन कमला आंटी ने उसे भी गर्दन से पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। फिर धूल झाड़ते हुए बोली, जब मैं कुश्ती के मुकाबले जीतती थी तब तुम लोग ठीक से चलना भी नहीं सीखे थे। इसके बाद उन्होंने कार का दरवाजा खोला, रोते हुए चिंटू को गोद में उठाया और पुलिस को फोन कर दिया। कुछ देर बाद पुलिस पहुंची तो दोनों अपराधी सूजे हुए चेहरे लेकर सड़क किनारे बैठे कराह रहे थे। कमला आंटी ने शर्माते हुए कहा, माफ कीजिएगा, बार बार भागने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हाथ थोड़ा भारी पड़ गया। पुलिस वाले जब यह सुनकर हैरान हुए कि उन्होंने स्कूटी से 200 किलोमीटर से ज्यादा पीछा किया है, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। खुद कमला आंटी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वे इतनी दूर तक आ गई थीं। सारी कार्रवाई खत्म होते होते रात हो गई। दूरी ज्यादा होने के कारण उन्हें स्कूटी गाड़ी में लादकर घर वापस आना पड़ा। सब कुछ फिर से सामान्य हो गया, लेकिन उसी रात अंधेरे में एक परछाई चुपचाप कॉलोनी के पार्किंग एरिया में पहुंची। वह मशहूर बैटरी चोर विजय था। उसने तेजी से कई स्कूटी की बैटरियां निकाल लीं, लेकिन जब कमला आंटी की स्कूटी की बारी आई तो वह अटक गया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन बैटरी का लॉक खुल ही नहीं रहा था। पहली बार उसकी चोरी की कला को चुनौती मिली थी। गुस्से में उसने एक पर्ची लिखी और वहीं छोड़कर चला गया। अगले दिन सुबह कमला आंटी ने देखा कि कॉलोनी में कई लोगों की बैटरियां चोरी हो गई हैं। घबराकर उन्होंने अपनी स्कूटी देखी तो बैटरी सही सलामत थी, लेकिन एक पर्ची लगी हुई थी। उसमें लिखा था, तुमने मुझे पहली बार हार का स्वाद चखाया है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। तुम्हारी बैटरी एक दिन जरूर लेकर जाऊंगा। ये पढ़कर कमला आंटी को लगा कि चोर कुछ ज्यादा ही फिल्मी है। जब पड़ोसियों को पता चला कि उनकी बैटरी बच गई है तो सब उनके आसपास इकट्ठा हो गए। कमला आंटी ने पूरी कहानी इतने मजेदार अंदाज में सुनाई कि बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। नतीजा ये हुआ कि अगली सुबह जब मैंने दुकान खोली तो आधी कॉलोनी मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। जब मैंने सबकी बातें सुनी तो मैं भी हैरान रह गया। एक रात में इतने सारे बैटरी चोरी हो गए थे और ऊपर से चोर धमकी भरी चिट्ठी भी छोड़ गया था, लेकिन हर स्कूटी में न्यूक्लियर पावर यूनिट लगाना मुमकिन नहीं था। मैंने लोगों से कहा कि गाड़ियां दुकान में छोड़ दें, फिर दूसरे गैराज से नई बैटरियां मंगवाकर सबकी स्कूटी ठीक कर दी। लेकिन मेरे सामने एक नई परेशानी खड़ी हो गई। अगर चोर फिर से बैटरियां चुरा ले गया तो मेरी दुकान की बदनामी हो जाएगी। उसी रात मैंने दुकान बंद की और छोटू लेकर कॉलोनी के पास सड़क किनारे जाकर निगरानी शुरू कर दी। पुलिस भी लगी हुई थी, लेकिन मुझे पता था कि उनके पास और भी जरूरी काम होते हैं, इसलिए मैंने खुद पहरा देने का फैसला किया। कई दिन बीत गए, लेकिन चोर दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे पुलिस भी हट गई और सिर्फ कॉलोनी वाले ही निगरानी करने लगे।
एक रात मैं कार में ऊँघ रहा था कि अचानक एक संदिग्ध आदमी बैग लेकर पार्किंग में घुसा। उसे देखते ही छिपे हुए लोग बाहर निकल आए। पकड़ो, यही चोर है। चारों तरफ से लोग उसे घेरने लगे, लेकिन वह कोई साधारण चोर नहीं था। पल भर में वह पार्किंग की छत पर चढ़ गया, फिर एक लंबी छलांग लगाकर दीवार पर पहुंच गया। जाते जाते पीछे मुड़कर बोला, अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे। कॉलोनी वाले हैरान रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बैटरी चोर इतना फुर्तीला होगा। वह तेजी से भागता हुआ कॉलोनी से बाहर निकल गया, लेकिन तभी उसके सामने एक अजीब नजारा आया। हवा में एक काली कार उड़ रही थी। पहले तो उसे लगा कि शायद आंखों का धोखा है, लेकिन ध्यान से देखने पर वह सचमुच पंखों वाली काली कार थी। वह एक पल को जड़ हो गया, फिर तुरंत दिशा बदलकर पास की झील की तरफ भागा। उसके बैग में छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर था। उसने सोचा पानी के अंदर से भाग निकलेगा। उधर मैं भी परेशान था। मैं उसका पीछा तो कर सकता था, लेकिन पकड़ नहीं पा रहा था। तभी मैंने देखा कि वह ऑक्सीजन सिलेंडर निकालकर झील में कूद गया। मैं मुस्कुराया और छोटू के पंख समेटकर सीधे झील में उतर गया। पानी के अंदर विजय ने जब कार को अपनी तरफ आते देखा तो उसके होश उड़ गए। उड़ने वाली कार, पानी में चलने वाली कार, उसकी सारी चालाकी बेकार हो गई। उसके पास तरह तरह के बच निकलने वाले उपकरण थे, यहां तक कि पैराशूट भी था, लेकिन इस तकनीक के सामने वह पूरी तरह लाचार था। पहली बार उसे सचमुच डर महसूस हुआ। वह मन ही मन सोच रहा था, मैं तो बस बैटरी चुराता हूं, मेरे पीछे इतनी हाईटेक मशीन लगाने की क्या जरूरत थी। कुछ देर बाद उसका ऑक्सीजन खत्म होने लगा और वह मजबूर होकर पानी से बाहर निकल आया। मैं भी कार किनारे लगाकर उसके सामने पहुंचा और बोला, तो अब भी भागोगे या पुलिस को बुलाऊं? विजय ने मुझे घूरकर देखा और बोला, आज मैं तुमसे नहीं, तुम्हारी मशीन से हारा हूं, लेकिन एक दिन लौटूंगा। तभी पुलिस पहुंच गई और उसे गिरफ्तार करके ले गई। आखिरकार कॉलोनी की बैटरियां सुरक्षित हो गईं। मैं अभी यही सोच रहा था कि कहीं मेरी कार का राज खुल तो नहीं गया, तभी अगले दिन सुबह दुकान के बाहर एक जानी पहचानी वैन आकर रुकी। मैं चौंक गया। मम्मी पापा तो कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे, इतनी जल्दी कैसे लौट आए? तभी पापा वैन से उतरकर बोले, क्यों बेटा, हमें देखकर ऐसे क्यों घबरा रहा है? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं की? मैं झेंपते हुए आगे बढ़ा और मुस्कुराकर बोला, अरे नहीं पापा, आप लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? पापा बोले, बस देखने आ गए कि दुकान ठीक से संभाल रहा है या नहीं। तभी उनकी नजर दुकान के सामने खड़ी छोटू पर पड़ी। उन्होंने कार की बॉडी थपथपाई और बोले, ये ग्राहक की गाड़ी है क्या? अगर बड़ी दिक्कत हुई तो तुम्हारे बाप को बुला लेना। मुझे समझ आ गया कि अब सच छिपाना मुश्किल है। मैंने हंसते हुए कहा, पापा, आपके जाने के बाद एक बड़ा काम मिला था, उससे 30,000 रुपए कमाए, फिर 10,000 में ये पुरानी कार खरीद ली। पापा ने आश्चर्य से कहा, वाह बेटा, तुम लोगों को पैसे खर्च करने में देर नहीं लगती। मैं तो अपनी वैन 10 साल से चला रहा हूं। फिर उन्होंने हाथ बढ़ाकर कहा, चाबी दो, जरा मैं भी चलाकर देखूं। मैं थोड़ा हिचकिचाया। मालिक मोड़ बंद रहने पर छोटू बाहर से बिल्कुल साधारण कार थी, लेकिन मुझे डर था कि पापा कहीं इसे अपना ही ना मान लें। मेरी झिझक देखकर पापा का चेहरा उतर गया। क्यों? इतने साल पाल पोसकर बड़ा किया और अब अपनी कार भी नहीं चलाने देगा? मैंने तुरंत मुस्कुराकर चाबी उनके हाथ में रख दी। कुछ देर बाद वह कार चलाकर लौटे तो उनके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। रोहित, मानना पड़ेगा, कार बहुत बढ़िया है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी आरामदायक कार नहीं चलाई। मैं बस सिर हिलाता रहा और बात टालने की कोशिश करता रहा। आखिर इस कार को बनाने में मैंने दिन रात एक कर दिए थे। ऊपर से ये मेरी पहली अपनी गाड़ी थी। पापा ने मेरी तरफ घूरकर कहा, मैं इतने साफ इशारे कर रहा हूं फिर भी समझ नहीं रहा। मैं मासूम बनकर बोला, पापा सच में समझ नहीं आया। पापा ने नाक सिकोड़ते हुए मेरा हाथ पकड़ा और अपनी पुरानी वैन की तरफ खींच लिया। अरे जरा मेरी गाड़ी को देखो, 10 साल से भी ज्यादा चला ली है, अब तो कबाड़ होने वाली है। ये सुनकर मेरे होंठ फड़क गए, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक बढ़िया आइडिया आया। मैं तुरंत हंसते हुए बोला, शर्मा जी, आप तो बिल्कुल पहचान ही नहीं पाए। ये कोई मामूली गाड़ी नहीं है, ये तो विंगर सुपर वैन है, लेजेंडरी गाड़ी। अभी इसकी असली ताकत बाहर नहीं आई है। अगर इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए तो मर्सिडीज जैसी बड़ी बड़ी लग्जरी कारें भी इसके सामने फेल हो जाएंगी। और ऐसी गाड़ी सिर्फ आपके जैसे कामयाब आदमी को ही सूट करती है। लगता है वह मेरी बातों का असर हो गया। पापा की आंखों में चमक आ गई। वो बोले, सच में ये विंगर इतनी कमाल की है? मैंने तुरंत कहा, बिल्कुल, ये बात सिर्फ असली जानकार लोग समझते हैं, हर किसी को नहीं बताता मैं। पापा जोर से हंस पड़े, मेरे कंधे पर हाथ मारकर बोले, वाह बेटा, क्या बात कही है। ठीक है, ये गाड़ी मैं तुम्हें दे देता हूं और तुम्हारी सेकंड हैंड छोटू मैं चला लूंगा। ज्यादा इमोशनल मत होना, बाप हूं तुम्हारा, इतना तो कर ही सकता हूं। मेरे चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। सच में पुराने खिलाड़ी ही होते हैं। कुछ दिनों बाद पापा बड़े शान से मेरा चोटू लेकर निकल गए। मैं विंगर को देखता रहा, फिर दुकान का शटर गिराकर पूरे ध्यान से उसकी मॉडिफिकेशन में लग गया। 7 दिन और 7 रात की मेहनत के बाद मैंने उसे एक असली ट्रांसफॉर्मर कार में बदल दिया। उसमें माइक्रो न्यूक्लियर पावर सिस्टम लगाया और हाई लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डाल दिया। काम पूरा होने के बाद मैं उसे लेकर एक सुनसान जगह टेस्ट करने पहुंचा ही था कि तभी पापा का फोन आ गया। फोन उठाते ही वो उत्साहित होकर बोले, रोहित, कोई तेरी सेकंड हैंड कार के लिए 1 करोड़ रुपए देने को तैयार है। ये सुनकर मेरी भौहें सिकुड़ गईं। छोटू मैंने सिर्फ 10,000 रुपए में खरीदी थी। मॉडिफिकेशन के बाद उसकी बेसिक परफॉर्मेंस जरूर बेहतर हो गई थी, लेकिन उसकी कीमत 1 करोड़ होना नामुमकिन था। अगर कोई इतना पैसा दे रहा था तो मतलब साफ था कि उसे पता चल चुका था कि छोटू कोई आम कार नहीं है। मैं तुरंत बोला, पापा वो लोग कहाँ हैं? अभी कुछ मत करना, मैं तुरंत पहुंच रहा हूं।
लेकिन उधर से पापा हंसते हुए बोले, अरे वो तो कब के जा चुके। 1 करोड़ मिल रहे थे, इसमें सोचने वाली क्या बात थी। ऐसा बेवकूफ ग्राहक बार बार नहीं मिलता बेटा। मैंने आंखें बंद कर लीं और थोड़ा नाराज होकर बोला, पापा मेरी इजाजत के बिना मेरी कार कैसे बेच दी आपने। पापा शायद मेरी नाराजगी से हैरान थे। उनके हिसाब से एक साधारण सेकंड हैंड कार 1 करोड़ में बिकना लॉटरी लगने जैसा था। वो बोले, घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर कार वापस चाहिए तो कभी भी ले सकते हो, बस पैसे लौटा देना। मुझे मामला कुछ अजीब लगा। मैंने कहा, पापा उनका नंबर भेज दीजिए, मैं खुद बात करता हूं। जल्द ही मैंने नंबर मिलाया। हेलो, अभी मेरे पिताजी ने बताया कि आपने उनसे एक कार खरीदी है। असल में वो कार मेरी है। क्या मैं उसे वापस ले सकता हूं? 1 करोड़ और जो भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा मैं दे दूंगा। लेकिन सामने वाला जरा भी हैरान नहीं हुआ। उसने शांत आवाज में कहा, बिल्कुल, पेनल्टी की कोई जरूरत नहीं, चलिए मिलकर बात कर लेते हैं। उसकी आवाज सुनकर मुझे और अजीब लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से पता हो कि मैं कार वापस लेने आऊंगा। मैंने ज्यादा सोचने के बजाय उसके भेजे हुए लोकेशन पर पहुंचना ही सही समझा। वहां 2 आदमी मेरा इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक की उम्र करीब 40 साल थी। उसने गोल्डन फ्रेम का चश्मा पहना हुआ था और काफी सभ्य लग रहा था। मुझे देखते ही वह मुस्कुराकर बोला, नमस्ते, तुम ही रोहित हो ना? मेरा नाम डॉक्टर राजीव मेहता है। नाम सुनते ही मैं थोड़ा रुका, उसके चेहरे को ध्यान से देखा और फिर मेरी आंखें फैल गईं। डॉक्टर राजीव मेहता? राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव मेहता? वह मुस्कुराकर सिर हिलाने लगा, जैसे उसे पहले से पता था कि मैं उसे पहचान जाऊंगा। वह देश के सबसे युवा वैज्ञानिकों में से एक था और अक्सर सरकारी चैनलों पर दिखाई देता था। विज्ञान में थोड़ी भी दिलचस्पी रखने वाला शायद ही कोई इंसान हो जो उसे न जानता हो। मैं अंदर से हिल गया। जिसने पापा से 1 करोड़ देकर छोटू खरीदी थी वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान का वैज्ञानिक निकला। इसका मतलब साफ था कि अब मेरी तरफ सरकार का ध्यान जा चुका था। तभी उसके बगल में खड़े दूसरे आदमी ने कहा, पहले अपना परिचय दे देता हूं, मैं सेना से हूं, मेरा नाम कर्नल हरीश चौहान है। फिर उसने सीधे मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, 13 दिन पहले समुद्र के ऊपर जो उड़ने वाला वाहन देखा गया था उसे क्या तुम चला रहे थे? ये सुनते ही मेरा दिल धक से रह गया। मैं भूल ही गया था कि सेना के पास रडार होते हैं। मेरी प्रतिक्रिया देखकर कर्नल हरीश सब समझ गया। उस दिन उन्होंने पूरे इलाके की तलाशी ली थी, लेकिन उन्हें सिर्फ समुद्र किनारे गाड़ी के टायरों के निशान मिले थे। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जांच आगे बढ़ाने पर पता चला कि वे निशान एक साधारण काली कार के थे। वे लगभग केस बंद करने वाले थे, लेकिन जिस रात विजय नाम का चोर पकड़ा गया था उसी रात उन्होंने अपनी आंखों से उस काली कार को उड़ते और पानी में उतरते देखा था। तब उन्हें यकीन हो गया कि वही रहस्यमयी उड़नयान था। पूरा सैन्य विभाग हैरान रह गया और उसी रात राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान से संपर्क किया गया। कई दिनों तक उन्होंने कार की तकनीक समझने की कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। आखिरकार कर्नल हरीश ने पापा से कार खरीद ली, लेकिन डॉक्टर राजीव मेहता जैसे वैज्ञानिक भी उसकी तकनीक नहीं समझ पाए। फिर कर्नल हरीश ने थोड़ा नरम होकर कहा, रोहित, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ पुष्टि करना चाहते थे और यह भी जानना चाहते थे कि इस कार का असली निर्माता कौन है। मैंने राहत की सांस ली। सरकार का ध्यान इस कार पर जाना स्वाभाविक था, लेकिन इतनी जल्दी सब पता चल जाएगा इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने सीधे कहा, कार मैंने ही मॉडिफाई की है, इसमें कोई गैर कानूनी बात तो नहीं है? मेरा जवाब सुनकर दोनों ने गहरी सांस ली और मुझे और गंभीरता से देखने लगे। डॉक्टर राजीव मेहता की आंखों में चमक आ गई। रोहित, हमें इस कार में बहुत दिलचस्पी है। हमारे देश में भी पानी, जमीन और हवा में चलने वाली गाड़ियों पर काम हो रहा है, लेकिन तुम्हारी तकनीक कहीं ज्यादा एडवांस है सर। मैं राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की तरफ से तुम्हें सहयोग का प्रस्ताव देना चाहता हूं। क्या तुम तैयार हो? मैंने बिना एक पल गनवाए हामी भर दी। आखिर अपने देश को मजबूत बनाना हर भारतीय के लिए गर्व की बात होती है। इसके बाद मैं उन दोनों के साथ शहर के बाहर बने एक रिसर्च सेंटर पहुंचा। डॉक्टर राजीव मुझे एक कॉन्फ्रेंस रूम में ले गए, जहां कई बड़े वैज्ञानिक बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने सबको बताया कि पानी, जमीन और हवा में चलने वाली कार बनाने वाला मैं हूं, कमरे में मौजूद सभी लोग हैरानी से मुझे देखने लगे। एक वैज्ञानिक बोला, राजीव, कहीं तुमसे गलती तो नहीं हुई? ये लड़का तो मुश्किल से 20-22 साल का लगता है। दूसरा बोला, हाँ, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी इसने कैसे बना ली? सच तो यह था कि डॉक्टर राजीव को भी शुरू में यकीन नहीं हुआ था, लेकिन सेना की जांच गलत नहीं हो सकती थी। उन्होंने सबकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है कि आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए मैं रोहित को यहां लाया हूं ताकि वो खुद आपके सवालों के जवाब दे सके। इतना कहकर उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। मैंने भी कुछ नहीं छिपाया। सिस्टम से मिले डिजाइनों और मॉडिफिकेशन योजनाओं को मैं पूरी तरह समझ चुका था, इसीलिए उन्हें समझाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मेरी बातें सुनकर वहां बैठे सभी वैज्ञानिक स्तब्ध रह गए। एक उम्रदराज वैज्ञानिक कांपते हाथों से अपना चश्मा ठीक करते हुए बोले, रोहित बेटा, क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुमने ये सब ज्ञान कहां से हासिल किया? बाकी लोग भी तुरंत सहमति में सिर हिलाने लगे। उनके सामने बैठा एक नौजवान न सिर्फ थ्योरी में बल्कि प्रैक्टिकल काम में भी ऐसी ऊंचाई पर पहुंच चुका था कि यकीन करना मुश्किल था। सबकी हैरानी भरी नजरों को देखकर मैंने सोचा और कहा, मुझे बचपन से ही मशीनों का शौक था। घर में कार रिपेयर की दुकान थी, तो जो भी आइडिया आता था उसे आजमाता रहता था। बस ऐसे ही ये कार बन गई। लेकिन मेरी इस बात ने सबको और ज्यादा हैरान कर दिया।
बिना किसी बड़ी पढ़ाई या ट्रेनिंग के सिर्फ अपने दम पर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी बना लेना उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब कमरे में मौजूद हर शख्स पूरी तरह मेरी काबिलियत मान चुका था। मुझे लगा कि अब मेरा काम खत्म हो गया है और मैं वापस जा सकूंगा, लेकिन तभी डॉक्टर राजीव ने मुझे रोक लिया। रोहित, एक और मदद चाहिए। ये काम भी तुम्हारे ही क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मेरी आंखें चमक उठीं। मैंने तुरंत पूछा, क्या आपकी कार खराब हो गई है? कोई बात नहीं, कहाँ है? मैं अभी ठीक कर देता हूं। डॉक्टर राजीव हंस पड़े। कार नहीं है, मेरे साथ चलो, सब समझ जाओगे। इतना कहकर वह मुझे एक हेलीकॉप्टर तक ले गए। मैं मन ही मन सोच रहा था कि हम मेरी छोटू से भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने बताया कि जहां जाना है वहां किसी बाहरी वाहन को ले जाने की अनुमति नहीं है। ये सुनकर मेरे मन में कुछ अंदाजे बनने लगे। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर की खिड़कियां पूरी तरह ढक दी गईं और मुझे बाहर कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। इससे मेरा शक और मजबूत हो गया। काफी देर बाद हेलीकॉप्टर उतरा। नीचे उतरते ही मैंने देखा कि चारों तरफ हथियारबंद सैनिक खड़े थे। मैं और डॉक्टर राजीव कुछ देर इंतजार करते रहे, फिर कुछ लोग हमारी तरफ आए। सबसे आगे एक मजबूत कदकाठी वाला अधिकारी था, जिसके कंधों पर चमकते हुए सितारे लगे थे। डॉक्टर राजीव उसे देखकर बोले, कर्नल चौहान, हमें वो चीज दिखाइए। कर्नल चौहान ने मुझे शक भरी नजरों से देखा। डॉक्टर राजीव तुरंत बोले, ये वही विशेषज्ञ हैं जिनके बारे में मैंने बताया था। कर्नल चौहान ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और साफ लग रहा था कि उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। तब डॉक्टर राजीव ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी कम उम्र के लोग भी बड़े कमाल कर जाते हैं, मुझ पर भरोसा रखिए। इसके बाद कर्नल चौहान हमें एक कड़ी सुरक्षा वाले गोदाम में ले गए। गोदाम के बीचों बीच एक बड़ी चीज काले कपड़े से ढकी हुई थी। उनके इशारे पर एक सैनिक ने कपड़ा हटाया। नीचे जो था उसे देखकर मेरे चेहरे के भाव ही बदल गए। अगर अच्छे शब्दों में कहूं तो वो एक लड़ाकू विमान था, और बुरे शब्दों में कहूं तो कबाड़ का ढेर। डॉक्टर राजीव मेरी शक्ल देखकर थोड़ा असहज हो गए। उन्होंने कहा, रोहित, हमने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है कि तुम देख सको कि इसे ठीक किया जा सकता है या नहीं। मैं दंग रह गया। मैं एक कार मैकेनिक हूं और आप लोग मुझसे लड़ाकू विमान ठीक करवाना चाहते हैं? तभी कर्नल चौहान बोले, यह विमान हमने दुश्मन देश से हासिल किया था। इसे दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में गिना जाता है, लेकिन इसकी हालत इतनी खराब है कि हमारी सारी कोशिशें नाकाम रही हैं। हम इसकी तकनीक भी नहीं समझ पाए। मैंने विमान को फिर से देखा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह कबाड़ कभी दुनिया का सबसे बेहतरीन विमान माना जाता था। मैंने डॉक्टर राजीव से कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा, लेकिन उन्होंने मेरी बात काट दी। रोहित, मुझे तुम में क्षमता दिखाई देती है। विज्ञान में सावधानी जरूरी है, लेकिन कभी कभी इंसान को अपने एहसास पर भी भरोसा करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम कोशिश करो। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा भावुक हो गया। दूसरी तरफ कर्नल चौहान का चेहरा बता रहा था कि उन्हें अभी भी भरोसा नहीं था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। आखिर यह विमान वैसे भी बेकार पड़ा था। कोशिश करने में क्या जाता था? मैंने कुछ देर सोचा। देश के लिए कुछ अच्छा करने का मौका बार बार नहीं मिलता। आखिर मैंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन जब मैं काम करता हूं तो मुझे किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं है। जब तक काम पूरा ना हो जाए कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। डॉक्टर राजीव को बात अजीब लगी, लेकिन उन्होंने मेरी शर्त मान ली। इसके बाद मैंने घर फोन करके माँ पापा को सूचना दी और सभी लोगों को बाहर भेज दिया। जैसे ही मैं अकेला हुआ, मैंने सिस्टम से विमान को स्कैन किया। रिपोर्ट देखकर पता चला कि विमान 78% तक क्षतिग्रस्त था। अब समझ आया कि इतने बड़े वैज्ञानिक भी इसे क्यों नहीं ठीक कर पाए थे। लेकिन असली परेशानी तब शुरू हुई जब मैंने मॉडिफिकेशन का प्लान बनाना चाहा। आखिर ये देश के लिए लड़ाकू विमान था, इसलिए मैं इसमें हर संभव एडवांस टेक्नोलॉजी डालना चाहता था। मगर सिस्टम का लेवल अभी इतना ऊंचा नहीं था। मजबूरी में मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी यानी 20 लाख रुपए मॉडिफिकेशन बजट के तौर पर डाल दिए। कुछ ही देर में सिस्टम ने पूरा प्लान तैयार कर दिया। उसकी क्षमताएं देखकर मैं खुद हैरान रह गया। भले ही वो साइंस फिक्शन फिल्मों जैसा ना हो, लेकिन असल दुनिया में ऐसा विमान पूरे ग्रह पर राज कर सकता था। इसके बाद मैं पूरी तरह काम में जुट गया। लगभग 15 दिन की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार विमान पूरी तरह तैयार हो गया। जैसे ही कर्नल चौहान और डॉक्टर राजीव को खबर मिली, दोनों भागते हुए गोदाम में पहुंचे। लेकिन विमान को देखते ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका डिजाइन पूरी तरह बदल चुका था। विमान और उसके पंख एक ही ढांचे में ऐसे घुल गए थे कि अलग अलग पहचानना मुश्किल था। पूरा ढांचा किसी धारदार ब्लेड की तरह दिख रहा था, जिसमें जबरदस्त साइंस फिक्शन वाला एहसास था। हालत यह थी कि वो लड़ाकू विमान कम और किसी भविष्य की दुनिया का मॉडल ज्यादा लग रहा था। कुछ देर तक दोनों सिर्फ उसे घूरते रहे। आखिर डॉक्टर राजीव ने सूखे गले से पूछा, रोहित, तुम्हें पूरा यकीन है कि ये उड़ भी सकता है? कर्नल चौहान भी उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगे। मैं मुस्कुराया और बोला, उड़ सकता है या नहीं ये तो टेस्ट करके ही पता चलेगा। ये सुनते ही कर्नल चौहान पायलट बुलाने लगे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। जरूरत नहीं है, इस विमान में एआई आधारित ऑटोमेटिक कॉम्बैट सिस्टम लगा है। इसे दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। आगे चलकर अगर इसका बड़े स्तर पर उत्पादन हुआ तो एक साथ कई विमानों को नेटवर्क के जरिए कंट्रोल भी किया जा सकेगा। यह सुनकर कर्नल चौहान का मुंह खुला का खुला रह गया। अगर ऐसा सच में हो गया तो हवाई युद्ध का पूरा तरीका बदल जाएगा और पायलटों की जान का खतरा लगभग खत्म हो जाएगा। इसी बीच मैं अपना लैपटॉप लेकर गोदाम के बाहर पहुंच गया। कुछ कमांड डालते ही अंदर खड़ा विमान खुद ब खुद स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे बाहर निकल आया।
कर्नल चौहान ने घबराकर कहा, रुको, मैं अभी ट्रायल फ्लाइट के लिए एयर कॉरिडोर की अनुमति लेता हूं। मैंने हाथ उठाकर उन्हें रोका। उसकी जरूरत नहीं है, बस देखते रहिए। मैंने कुछ और बटन दबाए। अगले ही पल एक जोरदार आवाज हुई और विमान बिना दौड़े सीधे जमीन से ऊपर उठ गया। वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। विमान धीरे धीरे ऊपर गया और फिर हवा में स्थिर होकर रुक गया। कोई रनवे नहीं, कोई धुआं नहीं, कोई तेज रफ्तार टेक ऑफ नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई एलियन स्पेसशिप हवा में तैर रही हो। डॉक्टर राजीव तो कुछ पलों के लिए सांस लेना भी भूल गए। वर्टिकल टेकोनफ और हवा में स्थिर रहने की क्षमता तो अभी तक सिर्फ अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की कल्पना में थी, जबकि यहां वो उनकी आंखों के सामने सच बन चुकी थी। कर्नल चौहान की छाती उत्साह से ऊपर नीचे होने लगी। इस तकनीक का मतलब था कि अब बड़े एयरबेस की जरूरत नहीं रहेगी। विमान कहीं से भी उड़ान भर सकता था, चाहे पहाड़ हो, जंगल हो या युद्ध क्षेत्र। भविष्य के युद्ध की पूरी रणनीति बदल सकती थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अपनी जिंदगी में वो ऐसा विमान देख पाएंगे। दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान भी अब इसके सामने कुछ नहीं थे। लेकिन मैं उन दोनों की प्रतिक्रिया देखने के बजाय आगे के टेस्ट में जुटा हुआ था। मैंने विमान से एक के बाद एक मुश्किल हवाई करतब करवाने शुरू कर दिए। कोबरा मैन्यूवर, लीफ फॉल मैन्यूवर और न जाने कितनी जटिल हरकतें। ऐसा लग रहा था जैसे विमान आसमान में कोई बैले डांस कर रहा हो। वहां मौजूद हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध होकर देख रहा था, लेकिन शो अभी खत्म नहीं हुआ था। मैंने अगला टेस्ट शुरू किया, स्पीड टेस्ट। अगले ही पल विमान बिजली की तरह आगे बढ़ा और देखते ही देखते सबकी नजरों से गायब हो गया। विमान आंखों से ओझल होते ही सब लोग होश में आए। कर्नल चौहान और डॉक्टर राजीव दोनों ने एक साथ मेरी तरफ देखा और पूछा, रोहित, इसकी स्पीड कितनी जा सकती है? मैंने जवाब देने के बजाय कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ इशारा किया। दोनों ने देखा कि स्क्रीन पर स्पीड के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे थे। 2.3 माक, 3.8 माक, 5.2 माक, 8.6 माक। दोनों की आंखें हैरानी से फैल गईं, लेकिन आंकड़े यहीं नहीं रुके। स्पीड बढ़ती रही। 10.5 माक, 11.7 माक, 13.4 माक। डॉक्टर राजीव तो लगभग बेहोश होने वाले थे। तभी मैंने हल्की सी सांस छोड़ते हुए कहा, स्पीड अभी भी थोड़ी कम है। मेरी बात सुनकर कर्नल चौहान और डॉक्टर राजीव दोनों का चेहरा देखने लायक था। आम लड़ाकू विमान मुश्किल से 3 माक तक पहुंचते थे और मैं 13.4 माक को कम बता रहा था। टेस्ट पूरा होने के बाद मैंने विमान को वापस बुलाया और उसे सुरक्षित लैंड करवा दिया। कर्नल चौहान और बाकी लोग तुरंत उसके चारों तरफ जमा हो गए। कोई उसके ढांचे को देख रहा था, कोई उसकी तकनीक की तारीफ कर रहा था। सबकी आंखों में जुनून और उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। काफी देर बाद कर्नल चौहान मेरे सामने आए। उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने कहा, रोहित जी, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक सैनिक और कमांडर होने के नाते वो सबसे बेहतर समझते थे कि इस विमान का क्या मतलब था। ये विमान भविष्य के युद्धों का बेताज बादशाह बन सकता था और देश को ऐसी हवाई ताकत दे सकता था जिसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। डॉक्टर राजीव भी बेहद उत्साहित थे। उन्होंने पूछा, रोहित, क्या तुम्हारी राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान में शामिल होने में दिलचस्पी है? मैंने उनकी उम्मीद भरी नजरों की तरफ देखा और धीरे से सिर हिला दिया। धन्यवाद सर, लेकिन मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं। वहां का माहौल मेरे लिए सही नहीं होगा। मेरे जवाब से डॉक्टर राजीव हैरान रह गए। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान में शामिल होना लाखों लोगों का सपना था। उन्होंने हार न मानते हुए फिर कहा, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान का क्या महत्व है। वहां तुम्हें हर तरह के संसाधन मिलेंगे और तुम्हारे विकास के लिए उससे बेहतर जगह नहीं हो सकती। मैं जानता था कि वो मेरी भलाई के लिए कह रहे थे, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदला। मैंने मुस्कुराकर कहा, सर, मैं उसकी अहमियत अच्छी तरह जानता हूं। शायद इसी वजह से मुझे लगता है कि मैं वहां फिट नहीं बैठूंगा। मैं बस वही करना चाहता हूं जो मुझे पसंद है। इसलिए आपकी इस पेशकश के लिए धन्यवाद। डॉक्टर राजीव ने हल्की सी सांस छोड़ी। शायद उन्हें समझ आ गया था कि मेरा फैसला नहीं बदलेगा। आखिरकार असाधारण लोग अक्सर अपनी अलग राह चुनते हैं। मेरे जाने से पहले कर्नल चौहान ने मुझे एक विशेष सम्मान पदक दिया। ऐसा पदक सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता था जिन्होंने देश के लिए बड़ा योगदान दिया हो। मुझे उसकी असली अहमियत का अंदाजा नहीं था, लेकिन वहां मौजूद लोगों की नजरें देखकर समझ गया कि उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा डॉक्टर राजीव ने मुझे एक कार्ड भी दिया। रोहित जी, ये विमान की मरम्मत और मॉडिफिकेशन की फीस है, लेकिन सच कहूं तो इस विमान ने हमारी सारी उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया है। आगे चलकर इस विमान और 3-in-1 कार की तकनीक पर होने वाले सहयोग में आपको 30% हिस्सा भी मिलेगा। मैंने बिना झिझक व प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तभी अचानक मुझे कुछ याद आया। मैंने डॉक्टर राजीव की तरफ देखते हुए कहा, वैसे सर, मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मर कार भी है। क्या उसमें आपकी दिलचस्पी होगी? मेरी बात सुनते ही डॉक्टर राजीव पूरी तरह स्तब्ध रह गए। कुछ पल तक उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उनके मन में सिर्फ एक ही विचार घूम रहा था, ऐसी प्रतिभा, ऐसा हुनर सच में देश के लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं था।